आज की इस वीडियो में हम साइंस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक धातु व अधातु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले धातु क्या होता है। धातु की अगर बात करें कि वे तत्व या वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं वे धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अतः सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और Na+ का निर्माण करता है, अर्थात सोडियम एक धातु है। ऐसे ही अगर हम बात करें अधातु की, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे और ऋणायन का निर्माण करते हैं वो अधातु कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें धातु की, तो धातु के कुछ गुण होते हैं। धातु के गुण में पहला गुण, धातु जो है ये आघातवर्धन्य भी होते हैं। आघातवर्धन्य का मतलब होता है कि इनको पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। नंबर 2, दूसरा धातु का गुण है इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात इन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें धातु की, तो धातु का एक गुणधर्म होता है कि जो धातु होती है वो चमकीली होती है और धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। और अगर ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक धातु की बात करें तो वो चांदी होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, तो इसका आंसर होगा चांदी। इसके बाद में अगर हम बात करें कि धातु जो है वो कमरे के ताप पर, धातु जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम हो या स्कूली स्तर हो, हर जगह इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसका आंसर हो जाता है पारा, कि पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो धातु जो होती है वो कठोर होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम होती है। कि धातुएं जो है वो कठोर होती है, लेकिन सोडियम व पोटेशियम ऐसी धातु है जो मुलायम होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें अधातु की, तो अधातु का पहला गुण ये है कि ये न तो आघातवर्धन्य होते हैं और न ही तन्य होती हैं। ये दोनों ही गुण इनमें नहीं पाए जाते, कि धातु न तो आघातवर्धन्य होती हैं और न ही तन्य होती हैं। सेकंड इनका गुण अगर हम बात करें, तो जो अधातु होते हैं वह ऊष्मा व विद्युत इन दोनों के कुचालक होती हैं। अधातु जो होते हैं
वो ऊष्मा व विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, कि ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगर हमसे पूछा जाए ऐसी कौन सी धातु है जो मुलायम होती है, आंसर हो जाएगा सोडियम व पोटेशियम। और ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर या जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु जो होती है वो ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन ऐसी अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो प्रश्न अच्छा है ये कि कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक और क्वेश्चन पे बात करें कि कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। कि वैसे तो अधातु जो है उसमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। आगे हम बात करें तो प्रश्न बनता है कि धातु का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, परंतु ऐसी दो धातुएं बताइए जो हथेली में रखते ही पिघल जाती है। प्रश्न है कि धातु का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं जो हथेली में रखते ही पिघल जाती है, तो इसका आंसर होगा नंबर 1 सीजियम। नंबर 1 सीजियम और दूसरा गैलियम। कि सीजियम और गैलियम ऐसी धातु है जो हथेली में रखते ही पिघल जाती है। तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन पे चर्चा की, जैसे ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, आंसर था पारा। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आंसर था ब्रोमीन। ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है, आंसर था आयोडीन। फिर प्रश्न था कि धातु का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, परंतु ऐसी दो धातुएं बताइए जो हथेली में रखते ही पिघल जाए, तो आंसर होता है सीजियम और गैलियम। ये इनके अपवाद हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो इसमें एक प्रश्न आता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षारक से भी क्रिया करते हैं और लवण व जल बनाते हैं, अर्थात कि वे धातु ऑक्साइड
जो अम्ल से भी क्रिया करे, और वे धातु ऑक्साइड जो क्षारक से भी क्रिया करे और दोनों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, वह इसके साथ जल बनाते हैं। वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि ऐसे दो ऑक्साइड बताइए जो ये क्रिया करते हैं, तो इसका अगर अपने उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में नंबर 1 आता है जो वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण होता है। दूसरा अगर हम बात करें, इसका उदाहरण होगा जिंक ऑक्साइड। कि जो जिंक ऑक्साइड होता है ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड का ही गुण रखता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से ही क्रिया करते हैं, वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला Al2O3, व जिंक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला ZnO होता है। और ये कक्षा 10 बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा NCERT बेस्ड आपको बताया जा रहा है, जो NCERT की किताबों में मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रश्न बनते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करती है। कि ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम व सोडियम। कि पोटेशियम यानी K और सोडियम यानी Na ऐसी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करती है। नेक्स्ट प्रश्न अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है। कि ऐसी कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है। तो इसके अंदर हो जाएगी धातु एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के स्थान पे इसका आंसर जो होगा वो होगा कैल्शियम व मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो ठंडे जल से क्रिया करती है। तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। ऐसी कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है। आंसर हो जाएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्वा रेजिया लैटिन भाषा में एक लैटिन शब्द है जिसे रॉयल जल कहते हैं। इस रॉयल जल से ये एक्वा रेजिया जो नाम है वो लिया गया है। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि एक्वा रेजिया जो है वह होता क्या है। तो एक्वा रेजिया 3:1 में 3 भाग सांद्र HCl व 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 इनका ताजा मिश्रण है। और ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यही प्रश्न मिलेगा और उसमें अनुपात 3:1 होगा, लेकिन ऑप्शन में
3 भाग सांद्र HNO3 के और 1 भाग सांद्र HCl का बताया जाएगा, लेकिन 3 भाग सांद्र HCl के होते हैं व 1 भाग HNO3 का होता है। ये ताज़ा मिश्रण होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि जो एक्वा रेजिया है, जो ताज़ा मिश्रण बनता है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि ये सोने को भी गला सकता है। अगर हमसे पूछा जाए ऐसा कौन सा मिश्रण है जो सोने को गला सकता है, आंसर होगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो शब्द है वो लैटिन भाषा के रॉयल जल से लिया गया है। यह 3:1 में बना हुआ ताज़ा मिश्रण है जिसमें 3 भाग सांद्र HCl के, 1 भाग सांद्र HNO3 का होता है। अब इसी में हम आगे पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। कि जो धातु होती हैं उनको उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद में लेड, उसके बाद में हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। की सबसे अधिक जो है क्रियाशील धातु जो है वो होती है पोटेशियम, उसके बाद में होती है सोडियम, उसके बाद में होती है कैल्शियम, फिर आ जाती है मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इसके अंदर सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो वो पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, और सबसे अगर कम क्रियाशील धातु है तो वो है गोल्ड, सिल्वर, मरकरी। इसीलिए जो आभूषण हैं वो सदैव या तो गोल्ड के तैयार किए जाते हैं या प्लेटिनम के, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता जो है वो बहुत ही कम होती है। इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि जो धातु होते हैं उन धातुओं का जो ऑक्साइड होता है उस धातु के ऑक्साइड की प्रकृति बताइए। ये क्वेश्चन CET, पशु परीक्षक जैसी भर्तियों में भी पूछा जा चुका है कि जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु सदैव क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और यही प्रश्न पूछ ले कि जो अधातु होते हैं उन अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो अधातु जो है वो जो ऑक्साइड बनाता है उसके ऑक्साइड की प्रकृति सदैव अम्लीय होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अब हम जिस नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम बात करेंगे भर्जन की, और एक टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसे बोलते हैं निस्तापन। भर्जन क्या होता है व निस्तापन क्या होता है। तो भर्जन की अगर हम बात करें तो जो सल्फाइड अयस्क है, कोई धातु है, उस धातु का सल्फाइड अयस्क है, उस सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में और अधिक ताप पर
अधिक ताप पर अगर गर्म करते हैं तो वह उस धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। अर्थात सल्फाइड एसिड को यदि वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो ये उस धातु के ऑक्साइड में बदलता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं कि अगर किसी सल्फाइड एसिड को, कोई भी धातु है, उसके सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करे तो वो उस धातु के ऑक्साइड में बदलता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे Zn कोई धातु है और ZnS यानी जिंक सल्फाइड उस धातु का सल्फाइड एसिड है। अगर इसकी क्रिया वायु की उपस्थिति में और अधिक ताप पर की जाए तो ये जिंक ऑक्साइड में यानी धातु के ऑक्साइड में बदलता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त होती है। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भर्जन की क्रिया में जब वायु की उपस्थिति में किसी धातु को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वे उस धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं, तो उस धातु के अयस्क की प्रकृति कैसी होगी? तो वो सल्फाइड अयस्क होगा। अब अगर हम बात करें निस्तापन की तो इसके अंदर धातु के कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अब वायु की इसमें मात्रा सीमित रहेगी और अधिक ताप पर गर्म करें तो यह उस धातु के ऑक्साइड में बदलता है। ये जो प्रक्रिया है इसे निस्तापन कहते हैं कि अगर कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करें तो वे धातु के ऑक्साइड में बदलता है। ये प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। जैसे ZnCO3 अगर इसको गर्म करें तो ये ZnO प्लस CO2 में बदलता है। अर्थात धातु का जो कार्बोनेट अयस्क है अगर उसको गर्म करें वायु की सीमित मात्रा में तो वे उस धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है। जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरियां हैं, मशीन के जो पुर्जे होते हैं इन्हें जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कि भाई रेल की जो पटरी है उसको जोड़ना, मशीनी पुर्जों को जोड़ना, ये जो प्रक्रिया है ये थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में प्रश्न ये बनता है कि थर्मिट अभिक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? तो थर्मिट जो अभिक्रिया है या रेल की पटरी को जोड़ने के लिए आयरन सेकंड ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम धातु से करवाई जाती है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कंपटीशन एग्जाम में भी कि रेल की पटरी या मशीनी पुर्जों को जोड़ने वाली थर्मिट अभिक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको वहां ऑप्शन दिए जाएंगे Fe2O3 व Al। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो आयरन सेकंड ऑक्साइड है उसकी क्रिया एल्यूमिनियम धातु से जब करवाई जाती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा रेल की पटरी को जोड़ा जाता है और मशीनी पुर्जों के अंदर जो दरारें होती है उनको भरा जाता है। अगर इसकी हम समीकरण लिखें तो ये समीकरण Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू 2Fe प्लस Al2O3 और इसके साथ में ऊष्मा निकलती है जो पटरियों को जोड़ने में सहायक होती है।
अब अगर हम आगे बात करें तो इसके अंदर मिश्र धातु भी कुछ होती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, कि दो या दो से अधिक धातु है, अगर उनका समांगी मिश्रण है यानी समान मात्रा में मिलाया जाए तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे पीतल जो मिश्र धातु होती है उसके अंदर तांबा व जस्ता, इन दोनों को मिलाकर इसे बनाया जाता है। इसके बाद में आता है कांसा। कांसे के अंदर कॉपर व टिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें शोल्डर की, तो शोल्डर का जो है यह सीसा व टिन मिश्र धातु का बना होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीतल तांबा व जस्ता से मिलकर बना है, कांसा कॉपर व टिन से मिलकर बना है, और शोल्डर जो है वो शीशा व टिन से मिलकर बना है। शोल्डर का उपयोग जो है ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि शोल्डर मिश्र धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है, कि जो विद्युत तारें होती है उनको आपस में जोड़ने के लिए शोल्डर मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और जो बचता है वह है यशद लेपन किसे कहते हैं। यशद लेपन किसे कहते हैं? तो यशद लेपन की अगर मैं बात करूं तो यशद लेपन लोहा है या इस्पात है। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, कि चाहे लोहा है चाहे इस्पात है, अगर हम उसे जंग से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर जस्ते की अर्थात यानी जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहा जाता है, कि लोहा हो या इस्पात हो, इसे जंग से बचाने के लिए हम इन पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत का निर्माण करते हैं, जिसे यशद लेपन कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने धातु, अधातु व इनसे रिलेटिव बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की। अब हम आपके लिए जल्द ही ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिनके अंदर रोज़ाना आपको 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के हम आपको PYQ जो फॉर्म है उसमें सोल्व करवाएंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।